नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इसका शीर्षक है घर का बंटवारा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नरेश जी का परिवार प्यार, अपनत्व और एकता की मिसाल है। घर में नरेश जी के अलावा उनकी पत्नी, बड़ा बेटा सुनील, बहू सीमा, छोटा बेटा रोहन और एक 5 साल का पोता आहान है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते। छोटे बेटे रोहन की हाल ही में सरकारी नौकरी लग गई है, बैंक क्लर्क में। सब उसकी शादी की सोचते हैं और जल्द ही रितिका से रोहन की शादी हो जाती है। शुरू में सब ठीक था, रितिका सबसे मिलजुल कर रहती, लेकिन अब रितिका की माँ ने उसके कान भरने शुरू कर दिए थे। रितिका परिवार के साथ हंसी खुशी रहती, लेकिन जब भी अपनी माँ से बात करती तो उसे यही सुनने को मिलता, तेरा पति बैंक में क्लर्क है, इतना कमाता है और उसकी सारी सैलरी तो इतने बड़े परिवार का खर्च देने में ही चली जाती है। अगर ऐसे ही खर्च करते रहा तो जब तुम दोनों का समय आएगा तब तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। जब तुम दोनों को जरूरत होगी तो कोई देने वाला नहीं होगा। अच्छा होगा कि तू रोहन को लेकर अलग हो जा, नहीं तो भविष्य में तुम दोनों के पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। रितिका के दिमाग में ये बात अंदर तक घर कर गई थी। उसे लगता कि उसके पति का सारा पैसा परिवार में ही खत्म हो जा रहा है। अब वो पहले की तरह हंसी खुशी नहीं, सिर्फ मुस्कुराने का दिखावा करती। रसोई में भी सीमा का हाथ न बटाती, ज्यादातर कमरे में ही रहती। नरेश जी ये सारी बातें नोटिस करते हैं पर कुछ नहीं कहते। अब धीरे धीरे यह बात उसने रोहन के दिमाग में भी बैठाना शुरू कर दिया था और फिर आज मौका देखकर वो रोहन से बात करती है। रोहन, तुम्हें नहीं लगता कि घर खर्च का बड़ा हिस्सा तुम देते हो? पापा की पेंशन आती है, बड़े भैया भी अच्छा कमाते हैं, पर तुम ही ज्यादा पैसे क्यों दो? अगर हम अलग रहेंगे तो हमारी बचत भी होगी, ऐसे तो हम जिंदगी भर मोहताज ही रह जाएंगे। तुम खुद सोचो, 6 महीने आए हो गए मुझे, कितना बचत किया हमने? और बड़े भैया को तो ज्यादा खर्चा देना चाहिए, उनका तो बच्चा भी है। रोहन को रितिका की बात में दम लगी। उसने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या ही कर सकते हैं। बड़े भैया पहले ज्यादा पैसे देते थे, जब से मेरी नौकरी लगी है तब से खर्चा आधा आधा कर दिया गया। और पापा अपनी पेंशन के पैसे घर खर्च के लिए नहीं देते। अपनी सैलरी से 20,000 रुपए मैं देता हूँ, उसके बाद कुछ खास पैसे बचते नहीं। क्या 20,000? इतने में तो हमारा खर्चा होने के बाद बचत भी हो जाएगी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सोचा कि इस बारे में पापा से बात करेंगे। अगले दिन छुट्टी का दिन था। सब नाश्ता करने के बाद बातचीत कर रहे थे। तभी रोहन ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि अब मेरी शादी को काफी समय हो गया है, मैं रितिका अलग रहना चाहते हैं। हमें घर का खर्चा भी ज्यादा देना पड़ता है, जबकि हमारे खर्चे उतने हैं भी नहीं। आप घर का बंटवारा कर देते तो इन सब समस्या का हल निकल जाता। नरेश जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, ठीक है, तुम दोनों यही चाहते हो तो अच्छी बात है। गांव की जमीन का बंटवारा तो मैंने पहले ही कर दिया था, तुम अब घर के बंटवारे की बात कर रहे हो, है ना? तो सुनो, ये घर मेरे जीते जी तो तुम्हारी माँ के नाम ही रहेगा। तुम्हें अपनी गृहस्थी अलग बसानी है तो तुम ऊपर के कमरे में जा सकते हो या अलग कोई घर देख लो। रितिका की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वो झट से बोली, बाबूजी हम ऊपर के कमरे में रह लेंगे। नरेश जी ने हामी भर दी। उनके इस फैसले से न तो बड़ा बेटा खुश था, न ही उनकी पत्नी। बड़े बेटे सुनील ने कहा, बाबूजी ये आपने क्या किया? उसने बंटवारे के लिए कहा और आप मान गए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नरेश जी बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, अगर मैं इस तरह हाँ नहीं कहता तो कल को विवाद होता और वो दोनों अलग होके रहते, पर उस समय झगड़े करके अलग होने के बाद सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी अभी इन दोनों ने गृहस्थ की शुरुआत की है, इन्हें नहीं पता कि गृहस्थ में कितना संघर्ष लगता है, कितना त्याग करना पड़ता है। अच्छा बुरा हर तरह का समय आता है, ऐसे समय में परिवार की जरूरत होती है। मैं नहीं चाहता कि कल को जब इन्हें परिवार का महत्व पता चले तो इनके लिए परिवार के रास्ते ही बंद हो जाएं। सुनील को अपने पिता की बात कुछ खास समझ नहीं आई, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। अगले दिन रितिका खुशी खुशी अपना सारा सामान ऊपर शिफ्ट करने लगी और शाम होते होते उसने सब सेट कर लिया। शाम को रोहन आया तो सीधा ऊपर गया। उसने देखा रितिका काम खत्म करके बिस्तर पर लेटी है। उसने आते ही कहा, रितिका बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दो। रितिका ने चिल्लाते हुए कहा, क्या यार तुम्हें दिख नहीं रहा? सुबह से पूरा काम करके थक गई हूँ, जाओ कुछ बना लो और मेरे लिए भी बना देना। रोहन कुछ नहीं बोला। दिन भर के काम के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की। वो नीचे गया और अपनी भाभी से बोला,
भाभी कुछ खाने को हो तो दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सीमा ने मजाक में तंज कसते हुए कहा। क्यों देवर जी, आपकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया? रोहन थोड़ा असहज होकर बोला, भाभी वो आज सुबह से सामान शिफ्ट करके वो थक गई है, इसलिए खाना नहीं बना पाई। सीमा ने रोहन को खाना दिया और रितिका के लिए भी भिजवा दिया। अगले दिन रितिका को सुबह जल्दी उठना पड़ा। रोहन के लिए नाश्ता, टिफिन सब तैयार करना था। रोहन को भेजने के बाद घर की सफाई, बर्तन धुलना, कपड़े धोना, ये सारे काम करते करते 12 बज गए। अभी तक उसे एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई। किसी तरह घर का काम खत्म करके उसने नाश्ता किया। अब खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वो सो गई। शाम को रोहन के आने से पहले जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। रितिका को इन सब काम की आदत नहीं थी। घर का ज्यादातर काम उसकी भाभी ही कर देती थी और साफ सफाई के लिए काम वाली आती थी। अलग होने के बाद काम वाली बाई ऊपर नहीं जाती थी। अगले दिन रितिका ने उसी काम वाली को अपने घर की साफ सफाई के लिए भी लगा दिया। पूरा महीना बीता। रोहन और रितिका ने पूरे महीने के खर्च का हिसाब जोड़ा तो 30,000 से ज्यादा था। रोहन रितिका पर गुस्सा करने लगा। कितना फिजूल खर्च किया है तुमने? देख रही हो बिल, ऐसे में तो मैं कमा कमा के मर जाऊंगा, पर 1 रुपए की बचत नहीं होगी। 30,000 तो मेरी सैलरी ही है। रितिका भी बिगड़ गई और चिल्लाने लगी। मैंने क्या फिजूल खर्च किया है? अब घर में ही तो लगा है। राशन, दूध, सब्जी, काम वाली के पैसे, बिजली बिल, गैस, पेट्रोल, ये सब घर में ही तो इस्तेमाल हुआ है। तुम ही तो कहती थी अलग रहने पर बचत होगी, ये हो रही है बचत। ऊपर से आधे महीने तो तुमने ऑनलाइन खाना मंगवाया है, ऐसे चलाओगी घर? दोनों पति पत्नी के झगड़े की आवाज नीचे तक आ रही थी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह देखते देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन रितिका रोहन के लिए खाना निकाल रही थी तो उसे चक्कर आ गया। जांच कराई गई, पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। रितिका का तो इस बात से खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन रोहन मन से उतना खुश नहीं था। वो भले ही बाहर से नहीं दिखा रहा था, उसके लिए ये एक और खर्चा बढ़ाने वाला समाचार था। घर पर रितिका ने सभी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सभी बहुत खुश हुए, सबने बहुत बधाइयां भी दी। रितिका की सास का तो बहुत मन था कि वह अपनी बहू का ऐसे समय में बहुत अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन पति की इजाजत न मिली और उन दोनों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। रितिका अपने प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी। शरीर में तरह तरह के परिवर्तन और हार्मोनल चेंजेस की वजह से पहले ही उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था और घर के बढ़ते खर्चों की वजह से रोहन का पारा भी हमेशा चढ़ा ही रहता। अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज नीचे तक आती। धीरे धीरे अब रोहन को एहसास होने लगा था कि अलग होने का फैसला उन्होंने जितना सही समझा था वो उतना सही साबित नहीं हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का नुकसान ही था। लेकिन अब वो इस बारे में माता पिता से बात कैसे करे, क्योंकि इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंचती। उधर रितिका की हालत भी ठीक नहीं थी। उसे बहुत जरूरत थी किसी के सहारे की, जो उसका ख्याल रखे, जो उससे 2 मीठी बातें करे। रोहन से हमेशा झगड़ा होते और घर में कोई और था नहीं जिससे वह अपनी सहेली बनाकर मन की बातें कर सके। बड़ी भाभी भी ऊपर नहीं आती थी। एक दिन रितिका को बहुत उल्टियां हो रही थी। नीचे सीमा को रसोई तक आवाजें आ रही थी। वो रुक नहीं पाई। उसने इंतजार नहीं किया कि सास या ससुर की अनुमति ले। वो सीधे दौड़कर ऊपर गई और रितिका को संभालने लगी। उसने उसे बिस्तर पर ले जाकर आराम करने को कहा। रितिका को चिंता थी कि हालत चाहे जैसी भी हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सीमा ने उसे विश्वास दिलाया कि वो खाने पीने की चिंता न करे, वो खाना उसे पहुंचा देगी। रात को रोहन आया। उसने देखा कि सीमा भाभी रितिका का सर दबा रही थी और रसोई में खाना बन चुका था। शायद बाबूजी को यह बात पता नहीं चली थी, क्योंकि वो बहुत आराम से अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे। उन्हें इस बारे में पता चलता तो हो सकता था कि घर में बड़ा तमाशा हो जाए। उन्हें नहीं पसंद कि एक बार जो उन्होंने कह दिया उस बात को कोई दोबारा काटे। और ऊपर अलग रहने का फैसला तो रोहन और रितिका का ही था। रोहन को देख सीमा नीचे जाने लगी। उसने रोहन को हिदायत दी और कहा, देवर जी, ये समय रितिका के लिए बहुत नाजुक है। आपको रितिका का खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसे समय में खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। इतना कहकर सीमा वहाँ से जाने लगी। सीमा जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी नरेश जी ने उसे देख लिया। नरेश जी कमरे से निकलते हुए कठोर आवाज में सीमा से बोले, बड़ी बहू, तुम ऊपर क्या करने गई थी? नरेश जी की कड़क आवाज सुनते ही सीमा सकपका गई। उसने कांपते आवाज में कहा, वो बाबूजी, मैं। नरेश जी समझ गए। उन्होंने कहा, तुम ऊपर रितिका की मदद करने गई थी ना? सीमा ने सर झुका लिया और उसकी आंखें नम हो गई। नरेश जी दहाड़ते हुए बोले, जब मैंने कह दिया था कि अलग रहने का फैसला उन दोनों का है और घर का कोई भी सदस्य उनकी मदद नहीं करेगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात को काटकर ऊपर रोहन और रितिका की मदद करने की?
सीमा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब देती कि रितिका की बिगड़ी हुई हालत उसे देखी न गई। नरेश जी की आवाज सुनकर उनकी पत्नी सरिता भी दौड़ती हुई बाहर आई और इससे पहले कि सरिता जी कुछ बोलती, नरेश जी सरिता जी को देखकर उन पर भी बरस पड़े। उन्होंने तेज आवाज में कहा, इतने साल से तुमने बड़ी बहू को कुछ भी नहीं सिखाया? इतना भी नहीं सिखाया कि जब मैं किसी चीज के लिए मना कर रहा हूँ तो वो काम ना करे? तुम्हारी बड़ी बहू बिना किसी को बताए ऊपर छोटी बहू और रोहन की मदद करने पहुँच गई थी। बहुत शौक है इसे दूसरों की मदद करने का, तो जाकर बाहर गरीबों की मदद करे। सरिता जी के पास भी इस बात का कोई जवाब न था। उन्होंने नरेश जी को समझाने की कोशिश की। सुनिए जी, छोटी बहू पेट से है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आखिर सीमा बहू भी तो माँ है, वो उसके दर्द को समझती है, इसलिए उससे रहा न गया होगा और वह चली गई होगी। नरेश जी गंभीर आवाज में बोले, इसका मतलब कि मेरी बात की कोई कद्र नहीं? जब मेरी बात की कोई कद्र ही नहीं, जब सबको यहाँ अपनी मर्जी की ही करनी है, तो सब अपनी अपनी मर्जी से ही रहें। बड़ी बहू, तुम्हें भी अगर हमारे साथ रहना अब बंधन लगता है तो तुम भी अलग हो सकती हो। सीमा ने रोते हुए आवाज में नरेश जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, नहीं बाबूजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मुझसे तो बस रितिका का दुख देखा न गया। उसकी उल्टियों की आवाज नीचे तक आ रही थी और आपको भी पता है कि जब से रितिका पेट से हुई है तब से देवर जी और रितिका के बीच कितने झगड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में एक औरत को परिवार के सहारे की जरूरत होती है, न कि कलह की। मैं तो बस उसकी थोड़ी सी मदद करने गई थी। मेरा इरादा आपके दिए आदेश का उल्लंघन करना बिल्कुल नहीं था। ऊपर रितिका ये सारी बातें सुन रही थी और बड़ी भाभी को उसकी वजह से डांट पड़ रही है, ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन के अंदर का सारा अहंकार आज टूटकर चकनाचूर हो गया था। जो बातें उसकी माँ ने दिमाग में बैठा रखी थी वो सब आंसुओं के साथ बाहर निकल गई थी। वो किसी तरह बिस्तर से उठकर धीरे धीरे नीचे आती है और नरेश जी के आगे हाथ जोड़कर कहती है, बाबूजी, मैंने जो गलती की उसकी सजा दीदी को मत दीजिए। दीदी तो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं ही हूँ जिसे कभी दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। मेरी वजह से आप इन्हें कुछ मत सुनाइए। गलती मेरी थी जो मैंने इनसे कहा अलग होने के लिए। हमें लगा कि हम अलग रहेंगे तो पैसे ज्यादा बचेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। आज मैं परिवार का महत्व समझ गई हूँ। आज मुझे भी इस परिवार की जरूरत है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब से कभी भी परिवार को तोड़ने की बात नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, अपनी बेटी समझकर इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मैं आज आपसे खुद निवेदन करती हूँ कि मैं अलग नहीं रहना चाहती। मैं कोई बंटवारा नहीं चाहती। मैं आप सबके साथ, आप सबकी बेटी बनकर, भाभी की छोटी बहन बनकर, इस परिवार की सदस्य बनकर रहना चाहती हूँ। रितिका की आंखों से लगातार बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे अपनी गलती का एहसास था। रितिका की बात सुनते ही नरेश जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने रितिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं बस यही तो चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए, तुम्हें संयुक्त परिवार का महत्व पता चले। और बड़ी बहू, मैंने तुम पर अभी जो भी आरोप लगाए, जो भी मैं तुम पर चिल्लाया, वो सिर्फ छोटी बहू तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था। उसे एहसास दिलाने के लिए था कि परिवार में जब सब एक दूसरे का साथ देते हैं तो कैसी सुखद अनुभूति होती है। मैं चाहता तो जिस दिन रोहन ने कहा अलग होने के लिए, मैं उसी दिन अपने दबाव में उसे अलग होने से रोक सकता था, लेकिन तब तुम हमारे साथ रहती तो तुम्हें गुलामी का एहसास होता, न कि सुरक्षा और स्वतंत्रता से रहने का। लेकिन अब तुम जिस भावना के साथ हमारे साथ आओगी, ये तुम्हारी स्वेच्छा से होगा और इसमें तुम्हें खुशी भी महसूस होगी। नरेश जी की एक एक बात रितिका सुन रही थी और हाँ में सिर हिला रही थी। रोहन को भी अपने पिता की सारी बातें बिल्कुल सही लग रही थी। वो ऊपर से नीचे आया और नरेश जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। नरेश जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, जबरदस्ती का परिवार में रहने से तो अच्छा है कि अलग रहो, और अगर रहना है तो आपसी प्रेम के साथ रहो। किसी पर दबाव बनाकर हम कभी उसे खुशी नहीं दे सकते, सिर्फ उसकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम दोनों की स्वतंत्रता छीनूं। रितिका और रोहन ने उस दिन पहली बार स्वेच्छा से सभी परिवार वालों के आगे सर झुकाया और आशीर्वाद लिया। अब सीमा और सरिता जी मिलकर रितिका का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और आज 9 महीने बाद रितिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आते ही घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। नरेश जी आज गर्व से कह सकते थे कि उनका परिवार पहले की तरह आज भी स्वतंत्र प्रेम भाव से भरा हुआ है। दोस्तों, क्या नरेश जी ने सही किया?
आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।